subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about characteristics of viruses from chapter number 5, the variety of life of FSC part 1 biology book. इससे पहले हमने वायरसेस का इंट्रोडक्शन देखा, उनकी डिस्कवरी के हवाले से बात की, तो वहाँ से हमें इतना तो आइडिया हो गया है कि बड़े ही यूनिक क्रिएचर्स हैं। इनके अगर हम जर्नल करैक्टरिस्टिक देखें तो हमें पता चलता है कि ये साइज में इंतहाई छोटे होने के साथ साथ इन्फेक्शियस एजेंट्स भी हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। इसके अलावा इनको हम आम आँख से या आम जो लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उनसे देख भी नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स रिक्वायर होती हैं। ये और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इनका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है। साइज की अगर हम बात करें तो इनका साइज 250 नैनोमीटर दैट इज ऑफ पॉक्स वायरसेस से लेकर के 20 नैनोमीटर्स दैट इज ऑफ पैरोवायरसेस तक शामिल है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये 10 to 1000 टाइम्स बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। बैक्टीरिया ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं और जिनको हम आम आंख से देख नहीं सकते, तो आप अंदाज़ा करें कि उनसे भी अगर ये 10 गुना या 1000 गुना छोटे हैं तो इनका साइज कितना छोटा होगा। और यही वजह है जो हमने प्रीवियस डिस्कवरी में देखा था कि जो पर्सन था वो दोबारा से उसको वायरल डिजीज़ हो गई थी, लेकिन वो वायरल डिजीज जैसे बिलखसूस टोबैको मोज़ेक वायरस का जब हमने एक्सपेरिमेंट की बात की थी तो उसमें प्योर फिल्ट्रेट लेने के बावजूद प्लांट के अंदर डिजीज डेवलप हुई। और इसकी वजह यही थी कि ये इतने छोटे साइज के होते हैं कि ये जो फिल्टर है उसको भी बाआसानी उसके पोर्स में से गुजर सकते हैं, जिनको आम बैक्टीरिया वगैरह पास नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑब्लिगेशन है इसके ऊपर। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लाजमो मलजूम, यानी कि किसी चीज़ का लाजिम ठहर जाना, कंपल्सरी हो जाना, मस्ट हो जाना। इनकी करैक्टरिस्टिक है कि ये हैं तो इन्फेक्शियस एजेंट्स और हैं भी इतने स्मॉल कि फिल्ट्रेट को भी पोर्स को भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन लगी हुई है इन पे। ये हम आम जो हमारा कल्चर्ड मीडिया है, आर्टिफिशियल मीडिया है, उस पे इसको ना तो हम ग्रो करा सकते हैं और ना ही ये ग्रो होते हैं। इनके लिए ऑब्लिगेशन क्या है, लाजिमो मलजूम चीज़ क्या है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस, यानी कि ये सिर्फ जानवरों और पौधों के सेल्स में या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसमें ये वायरसेस अपने जैसे मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अक्सर फोटोकॉपी मशीन का एक्शन तो देखा होगा कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं और जो शॉपकीपर है वो उसको एक मशीन के ऊपर ग्लास प्लेट के ऊपर रखता है एंड देन एक बटन प्रेस करता है और आप जितनी चाहें उतनी ही उसकी आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। वायरसेस के अंदर भी कुछ ऐसी ही खासियत मौजूद है कि ये भी जब किसी होस्ट के अंदर, वो चाहे एनिमल सेल हो, वो प्लांट सेल हो या वो दीगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जैसे बैक्टीरिया वगैरह, इनकी बॉडी में एंटर होता है तो ये अपने ही जैसी मल्टीपल कॉपीज ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नंबर में इमीडिएटली रिप्रोड्यूस करने के लिए सलाहियत रखता है। अब इसकी नेचर की अगर हम बात करें कि इसके अंदर ये ऑब्लिगेशन क्यों लगी हुई है और जिसकी वजह से इनको इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइट के बारे में आप जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो होस्ट सेल से में एंटर होते हैं और उसको डिजीज कॉज करते हैं। जैसे वायरसेस में आप देख लें, आजकल कोरोना वायरस की एक बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है कोविड-19 की वजह से, तो ये भी एक वायरल डिजीज़ ही है। ये बॉडी में एंटर होता है और साथ में इंतहाई
पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है और बड़ी ही एक मूजी बीमारी कॉज करता है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं जो ये कॉज कर सकता है, क्योंकि ये सेल्स के अंदर एंटर होता है फिर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहा जाता है। नेचर की अगर हम बात करें कि ऐसा है क्यों, तो इनके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, यानी कि इनके बिल्कुल ये सिंपल इनकी कंपोजिशन होती है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में। ये बहुत ही सादा सी क्रिएचर्स हैं और ये न्यूक्लिक एसिड एंड यूजली इनके इर्द गिर्द एक प्रोटीन कवर मौजूद होता है। तो ये इंतहाई सादा सी क्रिएचर्स हैं, जिसकी वजह से जब ये होस्ट के अंदर एंटर होते हैं तो उसके डीएनए को ओवरटेक कर लेता है। इसका डीएनए बड़ा ही इस पे पावरफुल इसका इफेक्ट होता है और इमीडिएटली उसको ऑर्डर करता है और अपने जैसी कॉपीज रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली जो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी है उसको यूटिलाइज करता है, क्योंकि इसकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। इसीलिए ये इन अब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो कि इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलके ये बना है, इसकी सिंथेसिस तो इसको करनी है। तो इसकी सिंथेसिस इसके लिए एक इंतहाई वाइटल या इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बगैर इसका गुजारा नहीं। यही वजह है कि इसको कोई ना कोई होस्ट रिक्वायर होता है जिसके अंदर जाके उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को ये हाईजैक करता है और उसके बाद अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन के दौरान जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक पैरासाइट है, तो ये होस्ट में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैलाता है। अब इसकी वजह मेनली अगर हम देखें तो इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम अगर तो वो वीक है और वो भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। इवन कि अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग भी है और आप हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन ये इतने पावरफुल एजेंट होते हैं, ये इतना क्विकली रिप्रोड्यूस करते हैं, इतनी जल्दी से अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं जो एक सेल को बर्स्ट करके दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे और हजारों के हिसाब से सेल्स को इमीडिएटली इफेक्ट करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी बौखला उठता है कि अब इसके अगेंस्ट करे तो करे क्या, जिसकी वजह से फिर हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और जो हमारे बॉडी के अगर हम कहें कि जो आर्मी है, जो फौजी हैं, उनकी भी डेथ्स होती हैं। ये अक्सर जो नज़ला जुकाम लगता है या कहीं पे पस क्रिएट हो जाती है इन्फेक्शन साइट पे, ये मेनली डेड बॉडीज ही होती हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स की, विच आर बीइंग फाइटिंग अगेंस्ट दिस वायरसेस और बैक्टीरियाज। अब वायरसेस में एक इसकी बीमारी की शिद्दत की वजह ये भी है कि ये मुख्तलिफ किस्म की जो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, बिलखसूस अगर हम पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह वगैरह की बात करें, तो इसके अंदर इन सभी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पाई जाती है और इसकी इतनी ज़्यादा वैरायटीज आती हैं। जैसे अगर हम कोरोना वायरस की ही एग्जांपल लें कि वो हाल ही में एक आध साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन अभी आजकल अगर हम देखें 2021 के समर में उसकी एक और मजीद लहर शिद्दत के साथ वो फैल रही है और इसकी वजह ये है कि इसकी नई रेजिस्टेंट टाइप्स आ गई हैं। हाल ही में यूके के अंदर भी इसकी न्यू रेजिस्टेंट टाइप्स जो थी वो डिस्कवर हुई हैं। तो ये अपने आप को बड़ा तेजी से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता जाता है और जितनी भी अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं उनके अगेंस्ट अपनी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिसकी वजह से यूजली इन एंटीबायोटिक्स का इस पर कोई असर नहीं होता और इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें फिर वैक्सीनेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। इसी की फैमिली के डेड जो एजेंट्स हैं उनको बॉडी के अंदर इनोकुलेट करवाना पड़ता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके इन खतरनाक किस्म की स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी शो करते हैं। वायरसेस की केमिकल नेचर और उनके अगर हम करैक्टरिस्टिक में बिलखसूस उनकी ऑब्लिगेट पैरासाइट होने की बात करें तो इसमें दो साइंटिस्ट स्वॉर्ट एंड टी हैरल के काम से एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पेशरफ भी मिलती है और इसका प्रूफ भी मिल जाता है कि यस दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स जो कि अपने होस्ट में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाने के साथ साथ उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हाईजैक करते हैं और उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को ऑक्यूपाई करते हुए अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं।
इन दोनों ही साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफेजेस को डिस्कवर किया। बैक्टीरियोफेजेस बेसिकली इनका नाम बैक्टीरिया में ये क्योंकि रिप्रोड्यूस करते हैं और साथ में उसकी लाइसिस भी कर रहे होते हैं, इसी बिना पे ऐसे वायरसेस जो बिलखसूस बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। स्टुअर्ट ने 1915 और उसके बाद डी हैरल ने 1917 में अलग अलग इंडिपेंडेंटली इनके बारे में स्टडी किया। स्टुअर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि जो उनका कल्चर्ड मीडिया था बैक्टीरिया का, अचानक से वो डिसॉल्व होते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया कि ये जो डिसॉल्विंग एंड डिसअपेयरिंग कॉलोनीज थी इनका फिल्ट्रेट लिया और उनको दूसरी कॉलोनीज में इनॉकुलेट करवाया। वहाँ पे भी उन्हें यही असरात देखने को मिले। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसको हाईली फिल्टरेबल जो फिल्ट्रेट थे उनमें से गुजारा और हाईली फिल्टर्ड मटेरियल से जो न्यू कॉलोनी थी उसको इनॉकुलेट करवाया। अब देखें करना ये हुआ कि इस हाईली फिल्ट्रेट मटेरियल ने भी, और यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड मटेरियल होगा जिसमें इन वायरसेस, या उस टाइम पे तो ये कोई ख़ास किस्म के एजेंट ही थे, अभी इनको नेम नहीं किया गया था, तो ये एजेंट्स इतनी डाइल्यूट अमाउंट में थे कि फिर भी इन्होंने जो बैक्टीरिया की दीगर कॉलोनीज थी उनको इन्फेक्ट किया, उनमें लाइसिस स्टार्ट किया, उनको डिसॉल्व किया एंड डिसअपेयर कर दिया। यही अल्टीमेटली अगर जो एजेंट थे, बाद में इनको लिटिक एजेंट को वायरसेस कंसीडर किया गया, लेकिन एक और इन्होंने पेशरफ की कि अगर उन्होंने इस फिल्ट्रेट को हीट किल किया, यानी कि जब इन्होंने इस फिल्ट्रेट को बर्नर के ऊपर व्हाटएवर गर्म किया, उसके बाद जब इन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनीज को ये डाइल्यूट मटेरियल इनॉकुलेट करवाया, तो तब उन बैक्टीरियाज के अंदर किसी किस्म की लाइसिस देखने को नहीं मिली। वैसे तो हम जानते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि आजकल ये जो बार बार कहा जाता है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपको गर्म भाप लेनी चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, तो उससे हमें ये भी आइडिया हो रहा है कि जब इन्होंने ये फिल्ट्रेट को हीट किया तो इसने इस एजेंट की जो लिटिक प्रॉपर्टी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यही वजह है शायद कि कोरोना वायरस में भी ये बार बार एहतियाती तदाबीर में शामिल है कि हम भाप लें गर्म पानी की और गर्म पानी पिएं, ताकि इसकी जो लिटिक प्रॉपर्टी है हमारी बॉडी के अंदर उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। बादशाह इनको लिटिक एजेंट का नाम दिया गया और इन्हीं लिटिक एजेंट को कंसीडर किया गया कि ये क्योंकि बहुत स्मॉल साइज हैं, फिल्टर में से भी पास ऑन हो रहे हैं, तो माइट बी दे आर वायरसेस। इन्हीं के वर्क के बाद डी हैरल ने 1917 में इंडिपेंडेंटली इसी काम को रीडिस्कवर किया और उन्होंने फिर बादशाह अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे एक टर्म यूज की, एक वर्ड यूज किया जिसे बैक्टीरियोफेज कहा गया, यानी कि बैक्टीरिया ईटर। तो ये ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, बैक्टीरिया को डिसॉल्व करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ ये दीगर जितने भी, चाहे वो एनिमल सेल्स हों, प्लांट सेल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, उनके अंदर भी लगभग ऐसा ही प्रोसेस शो करते हैं कि उनके सेल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, उनके सेल्स के अंदर जो उनकी मेटाबॉलिक मशीनरी है उसको हाईजैक करते हैं, अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, सेल को बर्स्ट करते हैं, बाहर निकलते हैं और दीगर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और इस दीगर सेल्स में भी यही प्रोसेस रिपीट होता है और उनको बर्स्ट करके वो मजीद दूसरे सेल्स तक फैल जाते हैं। यही वजह है कि ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा इनकी जो असरात हैं उनके साथ अगर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम वक्ती तौर पे इनकी जो रैपिड रेप्लिकेशन हो रही है उसी के अगेंस्ट सर्वाइव नहीं कर पाते। तो बहुत ज़्यादा जो डेथ्स हैं शायद वो इस वजह से भी हो रही हैं। तो बेहतर है कि आप लोग एहतियाती तदाबीर लें, क्योंकि हम इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें पता चला है कि हीटिंग जो है वो इनकी लिटिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करती है। यू हैव टू टेक स्टीम, यू हैव टू ड्रिंक हॉट वाटर, ताकि आप इसके मुज़र असरात जो हैं उनसे बच सकें। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले चंद सालों में मुख्तलिफ बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। व्हाट आर वायरसेस, गिव देयर डिस्कवरी एंड जनरल करैक्टरिस्टिक्स, और व्हाट आर वायरसेस, गिव देयर 3 करैक्टरिस्टिक्स।
तो जिस भी तरह से पूछा जाए आप हमारे जो आज का जो लेक्चर था और इससे प्रीवियस लेक्चर, इन दोनों के आंसर इसमें मौजूद हैं। डिस्कवरी के हवाले से पहले आप वायरस के इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद डिस्कवरी में एडवर्ड जेनर, देन लुइस पास्चर, उसके एसोसिएट चार्ल्स चैम्बरलेन, इवानिस्की, स्टैनले का वर्क मेंशन कर देंगे। इसके अलावा करैक्टरिस्टिक्स में आप इसका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ और फिर उसके बाद आप इसका साइज़ मेंशन करेंगे जो 250 to 20 नैनोमीटर है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, फिल्टरेबल हैं, पैथोजेनिक वायरसेस हैं और दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, कॉज डिजीज़, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ये सभी हेडिंग्स के साथ इसके करैक्टरिस्टिक मेंशन कर देंगे और इसके साथ साथ डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज को भी मेंशन आप ज़रूर करेंगे, जिसमें थ्वॉट और डी हैरल का वर्क शामिल है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है, व्हाट इज़ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो इसका आंसर वायरसेस की आज की जो हमने करैक्टरिस्टिक स्टडी किया उसमें देखा कि इसके लिए इसके रिप्रोड्यूस करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग बॉडी का होना ज़रूरी है, वो चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, तो तभी ये उनकी बॉडी के अंदर जाके ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। इसीलिए इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है, क्योंकि ये होस्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैलाते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आपको इसकी डिस्कवरी और इसके करैक्टरिस्टिक्स अब तक क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह ताला मज़ीद वायरसेस के ऊपर ज़बरदस्त वीडियो लेके आपकी खिदमत में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।